रेप से बचना है तो देर रात को घर पर रहना है। वो आदिवासी था, उसको डरा धमका करके उसको हिंदू बनाया। और उड़ीसा में एक और खतरनाक काम है कि जो आदिवासी, मतलब आपको अगर ईसाई धर्म के हिसाब से इनको आपको अंतिम इनका संस्कार करना है, इनका रिचुअल करना है, तो वो आपको जगह नहीं दी जा रही है। तो उड़ीसा में गवर्नेंस की जगह पर बजरंग दल काम कर रहा है, आरएसएस के दूसरे संगठन काम कर रहे हैं। उड़ीसा में केंद्र में मुसलमान इसलिए नहीं है क्योंकि मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। ये उस सवाल का जवाब तो ढूंढने की कोशिश नहीं है कि बार बार ये पूछा जाता था कि भाई हमको ब्राह्मण क्यों नहीं बनाते, पंडित क्यों नहीं बनाते, हमें दलित क्यों बनाते हो। तो उसका जवाब तो नहीं है कि चलो बना देते हैं, शुरुआत में फ़ोटो खिंचा लेंगे। फ़ोटो, अगर वहाँ किसी की मृत्यु हो गई तो उनसे कहा जाता है। यानी क्या आपने ये महसूस किया कि अगला मणिपुर उड़ीसा हो सकता है? दुर्भाग्य से ऐसा ही। पिछले दिनों एक स्कूल की घटना मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर टीचर के पाँव नहीं छूने के कारण 30 से ज़्यादा बच्चों को जो है पीटा गया। तो सर, एक तरह से आप अभी भारत भ्रमण पर हैं जी, और कई राज्यों में आप गए हैं, तो कहाँ कहाँ पहुँचे और वहाँ क्या देख रहे हैं आप ज़मीन पर? जैसे मीडिया में तो कुछ दिखता नहीं है आजकल, तो ज़मीन पर जाकर आप क्या देख रहे हैं, लोगों की स्थिति कैसी है और लोकतंत्र की स्थिति क्या है, इसके बारे में ज़रा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक तरह से इस वक्त जो भारत का मीडिया है उसमें एक ऐसे व्यक्ति को आपने बातचीत के लिए बुलाया जिस पर सब तरफ से पाबंदी है कि भारत में इतनी वेबसाइटें हैं, इतने सारे अखबार हैं, हमारे दर्शक टेलीविज़न देखते होंगे, वेबसाइट देखते होंगे, इन सब के बीच मैं एक ऐसे लेखक के रूप में, पत्रकार के रूप में अपने आप को पाता हूँ जिससे ये कहा गया कि वो लिखने से पहले इस्तीफ़ा दे। और बहुत विनम्रता के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि मैंने ये स्वीकार किया क्योंकि ये मेरा फैसला था। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा मीडिया है कि आप सोचें कि एक अखबार ने या किसी एक वेबसाइट ने, जिसको आप मुख्य धारा की वेबसाइट अखबार कहते हैं, टेलीविज़न चैनल कहते हैं, एक लाइन उस किताब के बारे में नहीं छापी जिस किताब की उस सभी जगह चर्चा है जहां लोग काम करते हैं। तो एक ऐसे वक्त में मुझे आप बुलाकर बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए आश्वस्तकारी बात है कि मैं कम से कम कुछ लोगों तक तो पहुंचूं, या जो मेरी बात है वो कुछ लोगों तक पहुंचे। तो जहां तक यात्रा की बात है, जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, जब कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। जब वहाँ से बात दिल्ली नहीं पहुँच रही है, जब वहाँ से दिल्ली नहीं पहुँच रही, क्योंकि मीडिया है तो हम मान के चलते हैं कि जो कुछ घट रहा है वो हमारे पास आएगा। अखबारों का काम क्या है? देश भर में जो कुछ घट रहा है दुनिया में, देश में, वो हमारे पास है। टीवी चैनलों का, मीडिया का काम यही है। लेकिन जब मैंने देखा कि घटना कुछ और है, घट कुछ और रही है, छप कुछ और रही है, तो तीन बातें हो गई। पहले क्या होता था, घटना एक घटी, अखबार में छपी। अब है घटना, छपना और दिखना। तो ये सब अलग अलग बातें हो गई। घटा कुछ, छपा कुछ, और छपने के बाद आगे जब फॉलो अप हुआ, कुछ और हुआ, तो कुछ और दिखा दिया गया। छपने में ही घटना हो जाती है। छपने में ही घटना हो गई। छपने के बाद कुछ और उसके रंग निकल के आ गए। तो मुझे लगा कि अब कोशिश करनी चाहिए एक पत्रकार के तौर पर कि हम देश को जानें, समझें। मुश्किल है बहुत सीमित संसाधनों के बीच जब ये आप फैसला करते हैं, आपके या मेरे जैसे लोग। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये एक काम करके देखना चाहिए। तो मैंने अपनी यात्राएं शुरू की। सबसे पहले मैं उड़ीसा गया और उड़ीसा में कुछ मित्र पहले से जो काम कर रहे हैं वो लगातार मुझे
इस बात के लिए कहते रहते थे कि आपको उड़ीसा आकर देखना चाहिए, यहाँ के समाज में किस तरह से एक बड़ी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और पूरे देश से अलग स्थिति जो है वो आपके उड़ीसा की है। तो सच में ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मुझे लगता था कि आखिर कुछ इतना अत्याचार है तो कहीं कुछ अखबार में तो दिखे, टीवी चैनलों में तो दिखे। मतलब उड़ीसा से लोग आपको बताते थे फोन पर, हाँ, कुछ जो आपको लगता था कि अगर कुछ ऐसा है तो कुछ तो दिखेगा, कुछ ऐसा है तो दिखे। लेकिन वो जो बताने वाले लोग थे वो उनकी ईमानदारी पर मुझे भरोसा था। तो मैंने तय किया कि मैं उड़ीसा से अपने यात्राओं की एक शुरुआत करता हूँ। हिंदी पट्टी में मैं कुछ जगहों पर जा रहा था, लेकिन उस सघनता से नहीं जा रहा था। तो उड़ीसा में जब मैंने 10 दिन बिताए तो मुझे लगा कि उड़ीसा तो कुछ अलग उड़ीसा है। उड़ीसा में पिछले साल दिसंबर में मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना होती है और अखबारों में कहीं सिंगल कॉलम में है। अब जब मैं दिसंबर के अखबार देखता हूँ तो कहीं वो घटना नज़र नहीं आती, या वो घटना कुछ इस तरह से दिखाई गई कि आपको लगेगा कि तो रोज की घटना है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि अब इस देश में मॉब लिंचिंग एक न्यू नॉर्मल बन गया है। जो अखबारों में लोग काम कर रहे हैं उनको मॉब लिंचिंग जैसे दिखना बंद हो गई। उनके लिए मॉब लिंचिंग मतलब रोज की एक छोटा सा एक्सीडेंट है। जैसे शहर में रोज एक्सीडेंट की खबरें बढ़ रही हैं, तो सरकार सड़क ठीक नहीं कराएगी। सरकार ये नहीं कोशिश कर रही कि एक्सीडेंट की खबरें, एक्सीडेंट थम जाए। सरकार इस तरह से वातावरण निर्मित कर रही है कि एक्सीडेंट की जिम्मेदारी नागरिक की। तो उड़ीसा में 10 दिन में जो आपने महसूस किया, जो देखा, उसमें ऐसा क्या था जो आप शॉक रह गए? जैसे मैंने आपको बताया कि रोज़मर्रा की उसको कैसे बदल दिया जाए कि न्यू नॉर्मल हो जाए। तो उड़ीसा में जब मैंने वहाँ जाकर लोगों से बातचीत की, मैं वहाँ बालासोर गया, क्योंझर गया, मयूरभंज के कुछ इलाकों में गया और उन इलाकों में गया जहाँ आमतौर पर मान लीजिए कि दिल्ली के पत्रकार नहीं जाते हैं। तो सबसे पहली बात मुझे पता चली कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं और उनके केंद्र में कौन है? उनके केंद्र में मुसलमान नहीं है। उड़ीसा में केंद्र में मुसलमान इसलिए नहीं है क्योंकि मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। वहाँ केंद्र में क्रिश्चियन है, ईसाई समुदाय है और वो आदिवासी हैं जो दशकों पहले अपनी स्वेच्छा से, जिन्होंने आदिवासी होते हुए तय किया कि उनको ईसाई धर्म का पालन करना है। अब वो अचानक से सत्ता परिवर्तित होते ही निशाने पे आ गए, आरएसएस और बीजेपी के निशाने में आ गए। यानी आपके अनुसार बीजेपी ने हर जगह अपना एक दुश्मन तैयार कर रखा है? हाँ, या फिर इनके जो आनुषंगिक संगठन है जी, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, जहाँ उनका विरोध करके कुछ मिल सकता है वहाँ पर मुसलमान होंगे, अन्यथा ईसाई होंगे, या फिर कोई और? दरअसल देश के ज़्यादातर हिस्सों में उन्होंने मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा शत्रु घोषित कर दिया है। आए दिन नेताओं के बयान हमारे सामने हैं, नीतियों में हैं। उड़ीसा में क्या है कि उड़ीसा में चूंकि उनकी आबादी कम है और उड़ीसा में एक और ख़तरनाक काम है कि जो आदिवासी ईसाई हो गए थे, अब उनके लिए एक शब्द गढ़ा गया है, घर वापसी, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। घर वापसी ही अपने आप में गैर कानूनी है। कैसे? इसको समझते चलते हैं कि जब घर वापसी आप कहते हैं तो जो व्यक्ति आदिवासी था, तो आदिवासी थे, वो हिंदू नहीं थे, वो आदिवासी थे, तो आदिवासी से वो क्या बने? ईसाई बने। और अगर अब उनको अपने मूल धर्म में जाना है तो उनको आदिवासी होना होगा ना। तो अब आप उनको घर वापसी में उनको हिंदू होना कैसे क्लेम कर रहे हैं? तो कहा जा रहा है कि वो उनको हिंदू धर्म में लाना है, तो हिंदू धर्म में लाना घर वापसी कैसे हो गई?
वो आदिवासी थे। यानी वो पहले हिंदू नहीं थे? वो बिल्कुल हिंदू नहीं थे, वो आदिवासी थे। आदिवासियों की अपनी अलग संस्कृति है, उनके अलग देवी देवता हैं। आदिवासियों के देवी देवता कौन है? वो तो प्रकृति की पूजा करते हैं। यानी एक उनकी पूजा एक तरह से पद्धति, उपासना, आपके अनुसार सब ये कुछ अलग धर्मांतरण है। हो रहा है वहां से वहां। बिल्कुल। तो बीजेपी जब घर वापसी कहती है तो वो भ्रम पैदा करती है, और वो आदिवासियों को जब ये कहती है कि आप बरगलाने की, मैं कहूँगा कि उनको कोशिश करते हैं, या वो कहते हैं कि वो हिंदू धर्म हो जाएं, तो क्या इस बात का वो जवाब नहीं दे पाते कि वो हिंदू धर्म में क्या हो जाएंगे। बड़ी दिलचस्प वहाँ कई लोगों से बात हुई जिनको आरएसएस या बजरंग दल के संगठनों ने किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि वो आदिवासी था, उसको डरा धमका करके उसको हिंदू बनाया। और हिंदुओं में, अब उसको पूछो कि हिंदू में क्या बनाया, जाति क्या है उसकी, तो कहता है कि मुझे ब्राह्मण बनाया। तो ब्राह्मण, उसके ब्राह्मण कह देने से क्या समाज उसको ब्राह्मण मान लेगा? तो उसके सामने बड़ी विचित्र स्थिति है। और कई लोगों को उस भ्रम में ब्राह्मणों के कपड़े पहना दिए गए, कई लोगों को कह दिया गया कि तुम पुरोहित बन गए। लेकिन अब उनके पास समाज में इस बात का उत्तर नहीं है कि वो आखिर कौन से हिंदू हैं, वो हिंदुओं में कौन से हिंदू हैं, वो हिंदुओं में कौन सी जाति हैं, वो क्या हिंदुओं में ब्राह्मण हैं, क्या हिंदुओं में क्षत्रिय हैं, क्या उनको पूजा कराने वैश्य हैं, अनुमति मिलेगी, क्या उनको पूजा कराने की अनुमति मिलेगी? मेरी एक दो लोगों से मुलाकात हुई जिनको बरगलाने के लिए कह दिया गया कि ये पूजा कराएंगे, ये पुरोहित हैं, लेकिन उनके समाज में तो मौका नहीं मिला। कैसे मौका मिलेगा? कौन उनको बोलेगा? अच्छा, ये उस सवाल का जवाब तो ढूंढने की कोशिश नहीं है कि बार बार ये पूछा जाता था कि भाई हमको ब्राह्मण क्यों नहीं बनाते, पंडित क्यों नहीं बनाते, हमें दलित क्यों बनाते हो? तो उसका जवाब तो नहीं है कि चलो बना देते हैं, शुरुआत में फोटो खिंचा लेंगे। फोटो, ये आरएसएस की भ्रामक नीतियों का एक तरीका है, और इसके लिए किस तरह से इसको प्रायोजित कैसे किया गया है, इस बात को समझना सबके लिए ज़रूरी है। कि जैसे मान लीजिए किसी आदिवासी के यहाँ पर, जो आदिवासी थे और वो ईसाई धर्म में चले गए थे या धर्म को का पालन कर रहे थे, तो अगर वहाँ किसी की मृत्यु हो गई तो उनसे कहा जाता है कि पहले आप हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार करिए। इस तरह की खबरें अभी हाल ही में आई थी जी। नहीं तो हम इसके अंतिम संस्कार की, मतलब आपको अगर ईसाई धर्म के हिसाब से इनको, आपको अंतिम इनका संस्कार करना है, इनका रिचुअल करना है, तो वो आपको जगह नहीं दी जा रही है। इस तरीके की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप बताइए कि कोई राज्य कैसे ये अपने नागरिकों से इस तरह का भेदभाव कर सकता है? यह सीधे तौर पर संविधान में मिले अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो बीजेपी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से संविधान को हर दिन पीछे कर रही है। आरएसएस और बजरंग दल उड़ीसा में सबसे बड़े ड्राइविंग फोर्स हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता को रोकने की हिम्मत बड़े से बड़ा अफसर नहीं कर पाता है। तो बीजेपी युवाओं को क्या दे रही है उड़ीसा में? और उड़ीसा में जब मैं ये कह रहा हूं कि उड़ीसा मणिपुर की राह पर चल रहा है, तो किस लिए चल रहा है? क्योंकि चारों तरफ से दमन हो रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी क्या आपने ये महसूस किया कि अगला मणिपुर उड़ीसा हो सकता है? दुर्भाग्य से ऐसा ही है, और इस बात की आशंका इसलिए है क्योंकि पहली बात, जब कोई घटना घट रही है, मान लीजिए बजरंग दल के लोगों ने किसी एक जिले में एक ऐसी गाड़ी पर हमला किया जिसको चलाने वाले जो है 4 जो है क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, तो पहले उनसे नाम पूछा, फिर उनकी पिटाई शुरू हो गई। और जब पिटाई शुरू हो गई
तो वो कहाँ गए शिकायत करने? थाने गए। तो जब थाने में शिकायत करने गए तो एफआईआर लिखने की जगह पुलिस ने उनको बिठा लिया और पुलिस पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, या अगर मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो उनका वाहन जब्त कर लेगी और वो कोई ना कोई व्यापार कर, वो गाड़ी किसी की होगी, कोई उसका व्यापारी होगा, कोई उसका मालिक होगा। ये तो वही आरोप है जो गुजरात में लगते थे, जो गुजरात में लगते थे और जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो मणिपुर में हुआ, जो मणिपुर में हुआ। तो अब अगर यहां पर कानून अपना काम करे, तो जब कानून अपना काम करेगा तो जनता के पास न्याय की उम्मीद है, एक ऑप्शन होगा, एक विकल्प होगा। लेकिन जब वो कॉम्प्रोमाइज हो गया बजरंग दल से, मुझे ऐसे बहुत से लोगों से, उनके मतलब इस तरीके की घटनाओं के पीड़ितों से मिलने का मौका मिला कि उनकी गाड़ी को रोक लिया गया कि इसमें गाय की तस्करी की जा रही है। जब गाड़ी मालिक को बुलाया गया तो गाड़ी मालिक ने अपनी गाड़ी तो छुड़वा ली, लेकिन वो 3 लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि गाड़ी मालिक को व्यापार करना है और उसने पुलिस से साठगांठ करके, उसकी चिंता अपनी गाड़ी हो गई, उसकी चिंता वो लोग नहीं हुए। ये भी तो हो सकता है कि वो लोगों की चिंता करे तो वो भी निपट जाए, इसी डर से। तो जब ये डर पैदा होता है तो जो पीड़ित हैं वो आखिर कब तक सरकार की तरफ देखते हैं, कब तक न्याय की तरफ देखते हैं? तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इन सब से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। आखिर कोई समाज हिंसा की तरफ कैसे बढ़ता है? जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो जब मणिपुर भी हिंसा की तरफ कैसे बढ़ा? जब आपकी व्यवस्था काम नहीं करेगी, जब आपका तंत्र काम नहीं करेगा, तो फिर ये होगा। उड़ीसा में जब आप शिकायत करने जाते हैं तो देखा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं। कानून अगर इसके आधार पर फैसला करे जी कि आप कौन है, तब मैं शिकायत लिखूंगा। वही स्थिति जो उत्तर प्रदेश में या हिंदी पट्टी में है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मुसलमान व्यक्ति अपनी पारंपरिक पहचान में थाने में जाए और कहे कि मुझे एफआईआर दर्ज करानी है? तो आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि पहले तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती है, और अगर वो किसी तरह चला जाए तो किस तरह की स्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है। हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे और उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिम्मत नहीं होती है। बहुत से अपने दोस्तों को हम देखते हैं कि उनके साथ सड़क पर कोई दुर्घटना घट गई तो यथासंभव कोशिश करते हैं कि उनको थाने ना जाना पड़े। ये कानून का शासन नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। पूरे उड़ीसा में बजरंग दल की हैसियत एक ऐसे दल की बन गई है जिसके पास अघोषित शक्ति है, और हर पुलिस अफसर, हर वो व्यक्ति जिसका काम कानून का शासन कायम करना है, वो डरता है। तो उनको वो शक्ति किसने दी? अच्छा, इसी राज्य से हमारी राष्ट्रपति महोदया भी आती है, मयूरभंज से। क्या उन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी है। उनके ज़िले में एक से एक जघन्य अपराधों की, महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। कुछ एक में वो गई भी बाद में सांत्वना जताने के लिए, सांत्वना देने के लिए। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? और मुझे ये इसलिए इतना परेशान कर रहा है उड़ीसा, क्योंकि हमने देखा कि बंगाल में किस तरह से एक बंगाल की एक बेटी के साथ में अत्याचार होता है और राष्ट्रपति बकायदा बयान देती हैं। उनका ट्विटर पर बयान आता है कि बहुत हो गया, बस इसी तरीके की बात थी जिसका भाव यही था। और उड़ीसा के बारे में आपको याद आता है केवल इसलिए राष्ट्रपति मयूरभंज में दखल नहीं दे रही क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। तो इन सब से किसको प्रोत्साहन मिलता है? इन सब से उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है जो धर्म के आधार पर न्याय तय करते हैं। तो उड़ीसा में सबसे खतरनाक रूप से सामाजिक विद्वेष रोज विकृत हो रहा है। पिछले दिनों एक स्कूल की घटना मैं आपको बताता हूं, जहां पर टीचर के पांव नहीं छूने के कारण 30 से ज्यादा बच्चों को जो है पीटा गया।
टीचर ने मतलब पीटा। अब ये कैसा संविधान है? जो संविधान से चलेगा वो क्यों किसी के पांव छुएगा? ये तो द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी हो गई। तो द्रोणाचार्य और एकलव्य के पास तो संविधान नहीं था। जो भी शासन था वो द्रोणाचार्य के पक्ष में था, इसलिए एकलव्य का अंगूठा काटा गया। लेकिन आज क्यों? आज तो संविधान है। तो भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान केवल संविधान का नाम लेने से बार बार प्रधानमंत्री जब तीसरी बार चुन करके आते हैं तो संविधान को माथे से लगाते हुए उनकी तस्वीरें हम सब देखते हैं। हमारे दर्शकों को वो तस्वीर दिमाग में रखनी चाहिए। और तीसरी बार उन्होंने इस संविधान को माथे से क्यों लगाया था? इस संविधान को माथे से प्रधानमंत्री को इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से बार बार कहा गया कि 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है ताकि संविधान बदला जा सके। 400 से ज़्यादा उनको इसलिए सांसद चाहिए थे ताकि संविधान बदला जा सके। लेकिन जब आपको जनता ने नकार दिया तो आप संविधान को माथे से लगाते हैं। लेकिन उसके बाद आपकी सरकारें क्या कर रही हैं? तो उड़ीसा में गवर्नेंस की जगह पर बजरंग दल काम कर रहा है, आरएसएस के दूसरे संगठन काम कर रहे हैं और एक संगठित पैमाने पर आदिवासियों को सताया जा रहा है। तो आदिवासियों का उत्पीड़न और सबसे अधिक ईसाई समुदाय पर बढ़ते अत्याचार, चर्चों पर हमले हो रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। और अक्सर हम जब गोदी मीडिया का जिक्र करते हैं तो हमारे केंद्र में कहीं ना कहीं एक सामान्य भारतीय के केंद्र में वो हिंदी पट्टी की तरफ ज़्यादा है जी। इसलिए उड़ीसा का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भुवनेश्वर से अंग्रेज़ी के सारे बड़े अखबार लगभग निकलते हैं। आप उन अखबारों को पढ़िए, आपको मॉब लिंचिंग के बारे में, ईसाइयों पर हो रहे हमलों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भी गोदी मीडिया का हिस्सा है। उड़ीसा के मुद्दे अगर कहीं पर आ रहे हैं, कहीं पर छप रहे हैं तो उड़ीसा के स्थानीय अखबार हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? स्थानीय अखबार लिख देते हैं और जो बड़े अखबार हैं वो नहीं लिख पाते हैं। बड़े अखबारों को बड़े विज्ञापन मिलते हैं, वो कॉरपोरेट अखबार हैं, उनको जनता के जुड़ाव से कुछ हासिल नहीं होना है क्योंकि उनको जो वित्तीय दाना पानी मिल रहा है वो सीधे सीधे दिल्ली से पोषित है और उनकी इकाइयों से पोषित है। लेकिन स्थानीय अखबार कहीं ना कहीं समाज के, आप कह लीजिए कि समाज की सहायता से चल रहे हैं या वो व्यक्ति समाज में है तो संवाददाता को लोग पकड़ते हैं ना कि हमारी खबर क्यों नहीं लगी, वो तो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन इनका दिल्ली का ब्यूरो चीफ है, वो किसकी पकड़ में आएगा? वो तो केवल प्रधानमंत्री की रैलियां कवर करता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, उड़ीसा में मैं जून में था और वहां के कुछ जिलों में हैजा फैला हुआ था। इस वक्त में हैजा जी, ये जून 2025 की बात कर रहे हैं? जून 2025 की बात कर रहा हूं। और मैं खुद एक ऐसी जगह रुका जहां मुझे मेरे लोग साथ थे, उन्होंने कहा आप पानी मत पीजिए, पानी पहले से लेके चलेंगे, खाना बाहर से आया, वहाँ रुक सकते हैं लेकिन आप यहाँ की कोई चीज़ आप। अच्छा, ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि 2025 में उड़ीसा में हैजा फैला हुआ था। मेरे लिए भी ये बहुत बहुत मतलब चौंकाने वाली बात थी। और मैं देख रहा हूँ कि अखबारों में कहीं जिक्र नहीं है, सिंगल कॉलम, दो कॉलम, मतलब सिंगल कॉलम खबरें। जब से उड़ीसा में सरकार बनी है आप देखें कि प्रधानमंत्री के 3 या 4 बार से ज़्यादा दौरे हो चुके। तो अखबार तो उनके 15 दिन पहले कुछ नहीं छपेगा क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, 15 दिन बाद कुछ नहीं छपेगा क्योंकि प्रधानमंत्री का खबर छप रहा है। तो अगर एक साल में प्रधानमंत्री के इतने दौरे हो रहे हैं, बड़े नेताओं के इतने दौरे हो रहे हैं, तो ज़मीनी खबरें कहाँ हैं? इसलिए वहाँ जो भी पत्रकारिता हो रही है अपर्याप्त पत्रकारिता है, लेकिन जो भी हो रही है
वो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं, या उनके छोटे छोटे अखबार हैं जहाँ पर खबरें छप रही हैं, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं। मैं उस जगह पर भी गया था, अम्बुजी, जहाँ पर ग्राहम स्टेन्स को 1999 में एक सर्द रात में जला दिया गया था, और उस जगह पर जाना, उस जगह को देखना, मतलब अपने आप में एक बहुत ही एक अंदर की बेचैनी से भर देने वाला वो एक मौका होता है। लेकिन अच्छा होता कि अगर आज उड़ीसा ऐसा नहीं होता तो वो तकलीफ नहीं जाती। लेकिन आज उड़ीसा ऐसा है कि उसमें ग्राहम स्टेन्स जैसी कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, क्योंकि डर नहीं है। कानून के शासन का डर। लोगों को लगता है कि हम कुछ भी कर दें, हमारा सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये बजरंग दल के लोगों को लगता है, बजरंग दल के लोगों को लगता है, और बाकी लोगों को लगता है हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हाँ, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, और ईसाई वहां लगातार निशाने पर है। ईसाई समुदाय सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि एक संविधान का सीधे तौर पर हम अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति हमने बना दी है जहां हम मान के चलते हैं कि ये ईसाई कसूरवार हैं। और कितनी दुखद स्थिति है कि एक तरफ ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ईसाई समुदाय के कार्यक्रमों में जाते हैं और कहते हैं ईसाइयों से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। प्रधानमंत्री का रिश्ता तो सबसे हो जाता है। प्रधानमंत्री का रिश्ता सबसे है। प्रधानमंत्री का रिश्ता मनुष्य की पीड़ा के साथ नहीं है, उसके दर्द के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री क्रिकेटर को पारी, एक अच्छी पारी वो खेल दे तो उसकी बधाई देने से, मैन ऑफ द मैच की बधाई देने से नहीं चूकते हैं। लेकिन मणिपुर पर कुछ बोलने से, उड़ीसा में जो अत्याचार हो रहा है उस पर हम कभी उनको बोलते हुए नहीं सुनते हैं। संविधान की सबसे बड़ी अवहेलना यही है। संविधान में साफ साफ है कि संविधान अपने नागरिकों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। अच्छा, ये अपनी यात्रा में आप संविधान को लेके चल रहे हैं ये? जी, मैं संविधान को संविधान के साथ चल रहा हूँ, ये कहना चाहूँगा। मैं संविधान के साथ ही चल रहा हूँ क्योंकि संविधान वो शक्ति देता है कि जब सब आपको रोकना चाहें तो केवल यही भारत के एक सामान्य नागरिक के पास विकल्प है कि इस संविधान का हाथ पकड़ कर चले। जब सब आपसे हाथ छुड़ा लें, जब कोई आपके साथ ना चले, जब सब आपका रास्ता रोक लें, जब सब आपका रास्ता, जब सब आपका साथ छोड़ दें, तो संविधान आपके साथ चलेगा। मेरा रास्ता तो सब ने एक प्रकार से रोका हुआ है। जिस पेशे को मैंने 25 साल दिए, उस पेशे ने मुझे छोड़ दिया है, उस पत्रकारिता ने मुझे छोड़ दिया है, उस रोजगार ने मुझे छोड़ दिया है। जिस पेशे को मैंने 25 साल दिए, वो पेशा 25 पैसे की मेरी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि सबको साफ साफ है कि आप इस व्यक्ति से काम नहीं ले सकते हैं। तो जब उन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है तो मेरे पास केवल और केवल संविधान है और उसकी शक्ति है। तो मैं उसी संविधान के दिखाए रास्ते से चलने की कोशिश कर रहा हूं और देख रहा हूं कि जो लोग संविधान को माथे से लगाते हैं कैसे उसको मनुस्मृति से पीछे की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, उड़ीसा के बाद आप कहाँ पहुँचे थे? उड़ीसा के बाद फिर मैं महाराष्ट्र गया और मेरी यात्रा पश्चिमी महाराष्ट्र की रही। मेरी यात्रा पूना से शुरू हुई,
पूना, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उदगीर, अहमदनगर और भी कुछ, शोलापुर, इन इलाकों से महाराष्ट्र में क्या देखा आपने? मैं लगातार इन इलाकों में रहा। महाराष्ट्र में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं वो भी हमको वहाँ के स्थानीय अखबारों से पता चलती है। तो आप देखें कि एक पत्रकारिता का एक पैटर्न है। उड़ीसा में जो कुछ घट रहा है वो आपको राष्ट्रीय अखबारों से पता नहीं चलता है। महाराष्ट्र में भी जो कुछ घट रहा है वो आपको दिल्ली के अखबारों से पता नहीं चलता है। कुछ हद तक महाराष्ट्र के स्थानीय अंग्रेजी और मराठी अखबारों से पता चलता, हिंदी अखबारों से पता नहीं चलता। तो मैं चूंकि समाज के अलग अलग लोगों से एक संपर्क, पहले मैं पेशे से पत्रकार हूँ, पहले भी मेरा संपर्क था, और अपनी इस किताब के माध्यम से मुझे देश भर में अलग अलग जगह जो मेरे पाठक बने, वो मेरे पाठक असल में मेरे सबसे बड़े इस पूरी यात्रा में सहभागी बन रहे हैं, सहयात्री मैं उनको कहता हूँ। वो मुझे लगातार वहाँ से कतरने भेजते हैं, वहाँ से जानकारी भेजते हैं, या वहाँ से सूचनाएं जब कुछ घट जाती है तो भेजते हैं। यानी आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि पूरे देश में अलग अलग राज्य में जहाँ पर भी भाजपा की सरकारें हैं वहाँ एक पैटर्न है कि एक अपना दुश्मन चुन लीजिए जी, बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए या फिर उसे बरगलाने के लिए, उसको टारगेट करिए, और उनको जब प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, उनके अधिकारों का हनन होगा, तो मीडिया में, राष्ट्रीय मीडिया में खासकर उसकी खबर नहीं आएगी। बिल्कुल। यही मणिपुर में हुआ, बिल्कुल। यही आपके अनुसार उड़ीसा में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। और महाराष्ट्र में, ये जो मैं पश्चिम महाराष्ट्र की बात आपसे कर रहा हूँ, ये ऐतिहासिक रूप से बहुत अलग जगह थी महाराष्ट्र में। मतलब ये एक कौमी या सांप्रदायिक एकता का गढ़ था जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पर, वहाँ पर एक ऐसी संस्कृति थी जिसको कहा जाता है कि वो साहू फुले और अंबेडकर की धरती है। तो साहू फुले और अंबेडकर की जो धरती है, साहू का यहाँ मतलब है साहू जी महाराज वहाँ के राजा थे, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है खास तौर पर, इसमें इन तीन लोगों का बहुत प्रभाव था। साहू जी महाराज जो वहाँ के राजा रहे हैं, ये 1905 से 1920 के बीच में आरक्षण की बात कर रहे हैं। और इन्होंने वहाँ कोल्हापुर में मैं गया हूँ, दलितों का होटल खुलवाया था, एक दलित व्यक्ति का होटल खुलवाया था। और वो राजा थे और पूरी अपनी लाव लश्कर के साथ चाय पीने जाते थे, और जो रास्ते में मिलता था उसको बोलते थे कि बैठ, मतलब उसको शामिल कर लेते थे, और पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पर। ये लगभग 100 साल पहले की कहानी। हाँ, मतलब अब अगर 1920, 1905, 1920 के आसपास की घटनाएं हैं, 100 साल पहले, तो उस साहू जी महाराज की सोच क्या थी? वो रिजर्वेशन की बात तब कर रहे थे, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये उनकी, जो मैं कहूँगा कि उनके खून पसीने से बनाई हुई एकता की विरासत थी। अच्छा, अब चूँकि डॉक्टर साहब का नाम आ ही गया है, अंबेडकर जी का, जी, तो चर्चा कर लेते हैं। बार बार संविधान को लेकर उनकी बात होती है, और देश में कुछ ऐसे राजनेता भी हैं, अभी भी हैं, जिन्होंने इसी के दम पर वर्षों तक शासन किया। यानी जहाँ कोई सोच नहीं सकता था, इसी संविधान ने उनको वहाँ तक पहुँचाया, और आज भी वो लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके, संविधान का नाम लेके राजनीति करते हैं। मगर जब इसी पर सबसे ज़्यादा संकट है तो वो कहीं नज़र नहीं आते। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं किनकी चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरे विचार में आप बहुजन समाज पार्टी की जो शीर्ष नेता हैं मायावती, आप उनका जिक्र कर रहे हैं। इस देश में एक जो दलित अस्मिता की आधुनिक, जो आप कहें
समकालीन जिसको कह लीजिए जो अलग जगाने का काम अंबेडकर के बाद अगर किसी व्यक्ति ने किया तो वो काशीराम जी थे। और उन्होंने एक सबसे बड़ा चमत्कार, मैं चमत्कार ही कहूँगा, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे एक ऐसे राज्य में जहाँ मतलब आर्थिक सामाजिक विषमता की मतलब कोई मिसाल देने की ज़रूरत नहीं, वो सामने देखा जा सकता था। और किसने कल्पना की थी कि वहाँ एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन काशीराम जी ने वो करके दिखाया और 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। हम सब मायावती जी का नाम बहुत आदर के साथ लेते रहे हैं, बहुत सम्मान के साथ लेते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्थान का एक तरीके से मैं कहूँगा एक मॉडल उन्होंने खड़ा किया, और जिसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ा। जी। तो आज भी अगर हम बात करें कि देश में सबसे बड़ी दलित नेता, दलित आइकॉन कौन है, तो वही है। बिल्कुल। लेकिन जिस दलित समाज को उन्होंने एकजुट किया, उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, और उस समाज ने फिर समाज के दूसरे हिस्सों ने भी उनका समर्थन किया। क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री आप केवल दलितों के सहयोग से बन पाना बड़ा मुश्किल था। तो आप देखें कि बाद में कैसे उनकी नीतियों से समाज के बड़े तबके का जो है उनको समर्थन मिला, और ख़ास तौर पर उनके कानून के शासन की बड़ी तारीफ भी हुई कि किस तरह से उन्होंने अपराध पर नकेल कसी, और पूरे नोएडा को किस तरीके से उन्होंने खड़ा किया। आज नोएडा तो जो लगता है कि उनसे जो उम्मीद थी लोगों को संविधान के प्रति, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के प्रति, उस उम्मीद पर वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। मैं उसी पर आ रहा था कि कैसे उन्होंने उन सभी पैमानों पर काम किया ना। जैसे विकास की बात होती है, नोएडा की बात आज करते हैं, लेकिन नोएडा बसाया तो किसका है, तो उसकी पूरा उसका मॉडल तो उनका है, उन्हीं का है। तो जब उस संविधान पर जिसका हाथ पकड़ करके मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, 1 बार नहीं 4 बार, उस संविधान को आज सबसे ज्यादा जब जरूरत है तो मायावती कहाँ है। आज मायावती उन शक्तियों के साथ नजर आती हैं जिनसे संविधान को खतरा जिनसे संविधान को सबसे ज्यादा खतरा है। अच्छा, यही सवाल जब मैं करता हूं तो कुछ उनके समर्थक भड़क जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिस मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया, जिस मनुस्मृति और मनुवाद का बार बार मायावती जिक्र करती थी, उसके खिलाफ खड़े होने का आह्वान करती थी, आज वह मनुस्मृति सीधे सीधे चुनौती दे रही है संविधान को। तो आखिर मायावती कहाँ है? इस वक्त जो भी राजनेता भारत में संघ और सांप्रदायिकता पर चुप है, इस वक्त भारत में जो भी राजनेता संघ और सांप्रदायिकता का प्रतिवाद नहीं कर रहा है, वह संविधान का मित्र नहीं है, वह संविधान का शुभ चिंतक नहीं है। इस वक्त संघ को जो लोग दरकिनार कर रहे हैं किसी भी कारण से, उस पर बोल नहीं रहे हैं, आप उनकी राजनीति को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। हम सबको देखने की जरूरत है। एक शांत समर्थन, एक तरह से समर्थन है। आखिर मायावती क्यों सामने नहीं आती है? देश में दलित अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं जी। आप देखें कि मध्य प्रदेश में अगर आप NCRCB का डेटा देखें, मध्य प्रदेश दलित अत्याचारों में कहां से कहां जा रहा है। और केवल मध्य प्रदेश क्यों, मध्य प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश, हिंदी पट्टी जो पूरी की पूरी है, बढ़ रहे हैं अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। और मायावती हमको बहुत कम बोलती हुई नजर आती है। बोलते भी हैं तो वो उसके खिलाफ बोलती हैं जो सत्ता में नहीं है। और कितनी विडंबनापूर्ण बात है कि जब मायावती कुछ बोलती हैं तो वो विपक्ष से ही सवाल करती हैं,
वो विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रही वो कांग्रेस से सवाल करती हैं, समाजवादी पार्टी से सवाल करती है, जो सत्ता में उनकी बात बहुत कम। तो क्या इसके पीछे कारण लगता है आपको? बिल्कुल साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र को जिस साहस की जरूरत है और जिस साहस के लिए मायावती को जाना जाता था, उस साहस से वो बहुत दूर है। यानी जो एक वक्त में जिन्होंने दलितों के भीतर हिम्मत जगाया, वो अब खुद ही हिम्मत हार गई, ऐसा लगता है। और खास तौर पर जब आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हैं, 4 बार आप मुख्यमंत्री रही हैं, और आप कैसे जो है एक आप कह लीजिए कि एक अंशकालिक राजनेता की तरह, एक पार्ट टाइमर की तरह आप नजर आती हैं। कभी आप नजर आएंगी, कभी नहीं आएंगी। और हमने 2024 के नतीजों में देखा कि अगर मायावती समावेशी शक्तियों के साथ लड़ी होती, उनके साथ लड़ी होती जो एक तरह से तानाशाही का विरोध स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं, या फिर उनके खिलाफ नहीं लड़ी होती, हाँ, उनके खिलाफ नहीं लड़ी होती, तो इस समय कोई दूसरा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री। लेकिन वो ये भी तो कह सकते हैं उनके लोग या फिर वो उनके समर्थक कि हमारी मर्जी जैसे मन करे वैसे लड़े। लोकतंत्र में अगर आपकी मर्जी पर आप चल रहे हैं तो आप संविधान के साथ नहीं हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप संविधान के हिसाब से आपकी राजनीति का केंद्र कौन है। आपकी राजनीति का केंद्र वो शोषित व्यक्ति है और आपकी राजनीति का आधार संविधान है। अगर मेरा आधार ही संविधान नहीं है और मेरी ही मर्जी है तो फिर तो आपकी राजनीति पर सारा का सारा विमर्श ही खत्म हो गया। जी। मायावती आई किस आधार पर थी? उस शोषित के लिए, उस पीड़ित के लिए जिसका हाथ कोई पकड़ नहीं रहा था। इसीलिए तो जनता ने उनको इतना प्यार दिया, बिल्कुल सम्मान दिया। तो अब मायावती कैसे अपने आधार से विमुख हो सकती हैं? तो अब तक आपने लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा की, इसमें गुजरात भी था जी। गुजरात में क्या दिखा? गुजरात में और बाकी राज्यों में एक अंतर है, एक या दो अंतर बहुत स्पष्ट, वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं जी। लेकिन अगर मैं 2 बड़े अंतर की बात करूं तो गुजरात में धार्मिक विभाजन को धीरे धीरे कानूनी जामा पहना दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में डर सामाजिक जीवन का हिस्सा है। अब मैं दोनों बातों पर आपको क्रमशः इस पर बात रखता हूं। पहली बात, अगर आप देश के दूसरे किसी हिस्से में हैं और आप अपना घर, मेरा नाम दयाशंकर है, आपका नाम अंबुज कुमार है, तो हम दोनों अपना घर एक दूसरे को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर आपका नाम असलम है तो भी आसानी से काम हो सकता है। मेरा नाम यूनिस है तो भी, आपका नाम अंबुज है, मेरा नाम यूनिस है तो भी हो सकता है। गुजरात में ऐसा नहीं हो सकता है। गुजरात में बाकायदा कानूनी प्रावधानों से इस तरह की व्यवस्था बना दी गई है कि जैसे ही अंतरधार्मिक किसी भी प्रकार का हस्तांतरण होता है जमीन का, तो उसमें प्रशासन से आपको अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। यानी अब तक तो अंतरधार्मिक शादी से ही दिक्कत थी। हाँ, अब हाँ। खरीद बिक्री भी और नहीं हो बकायदा एक अशांत धारा एक बनाई गई है, उसका नाम ही अशांत धारा रखा गया है, जिसमें मतलब जो आपको ये अधिकार देने से रोकता है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है, अब जिस एक कॉम्प्लेक्स में सब लोग, मान लीजिए कि सारे लोग वहाँ हिंदू हैं और कोई एक मुसलमान व्यक्ति उसमें घर लेने चला जाए तो उसको घर नहीं मिल सकता। उसमें इतनी तरीके की अड़चनें पैदा कर दी गई हैं और यह सब काम कानूनी रूप से हो रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि इसका कहीं सामाजिक विरोध नहीं दिखाई दे रहा, और उस सामाजिक विरोध नहीं होने का कारण वो डर है। जैसे पूरे देश में मैं अलग अलग जगह पर जाता हूँ,
कहीं किसी जगह पर किसी लॉज में रुकता हूँ, किसी होटल में रुकता हूँ, जहाँ जैसी मुझे रुकने की व्यवस्था होती है, कई बार लोगों के घर भी जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मुझे भारत के दूसरे किसी हिस्से में नहीं पूछा गया कि आप गुजरात कैसे आए, मतलब आप कैसे आए। महाराष्ट्र में नहीं पूछा गया किसी होटल में कि आप ट्रेन से आए कि बस से आए कि मोटरसाइकिल से आए। गुजरात में पूछा जाता है आप कैसे आए। मैं गोधरा भी गया था, गोधरा में जब लॉज में गया तो उसने पूछा बस से आए कि ट्रेन से आए कि कैसे आए। मैंने कहा इसका क्या मतलब। उसने कहा नहीं, रजिस्टर में लिखना पड़ता है। गुजरात में बातचीत करते हुए आदमी चारों तरफ देखता है कि वो क्या कह रहा है, ये बाकी जगह नहीं है। ये है गुजरात मॉडल। ये गुजरात मॉडल है। तो गुजरात मॉडल में एक बात हो गई कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, उनमें आपने सीधे तौर पर मुसलमानों को बहिष्कृत कर दिया। तो अब क्या है, अब गुजरात में एक घोषित तौर पर हिंदू बस्ती है, अहमदाबाद में मान लीजिए, और एक मुस्लिम बस्ती है। सहजीवन खत्म हो रहा है और इसकी शुरुआत दुर्भाग्य से गुजरात से ही हुई है और अब ये पूरे देश में बहुत तेजी से चल रहा है जी। कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाए आपने, सरकारी भी हैं, निजी भी हैं, लेकिन उसमें घर नहीं मिल सकता है। तो जब तक हम साथ में रहेंगे नहीं, एकता कहाँ से आएगी, कौमी एकता कैसे बनेगी। हम और आप बचपन में ऐसे समाज में रहे जहाँ सब मिल के रहते थे, तो हमारे भीतर गलत फहमी नहीं है, और अगर वो गलत फहमी हुई भी कभी किसी के दिमाग में, तो वो आपस में सहजीवन से खत्म हो जाती थी। अब वो दुश्मनी में बदल जाती है। तो सरकार सीधे तौर पर ऐसा करती हुई नजर आती है। और दूसरा डर, जब मैं गुजरात में था तो एक आदेश वहाँ बहुत वायरल, एक आदेश वायरल हुआ। पोस्टर लगाए गए थे अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा, महिलाओं को संबोधित करते हुए कि अगर रेप से बचना है तो देर रात को घर पर रहना है। उनका भाव ये था, गुजराती में थे। ये काफ़ी चर्चा भी हुई सोशल मीडिया पर इसकी। जी जी। बाद में जब इस पर काफ़ी जगह रिएक्शन आए तो उसको हटाया गया। ये सोच है, ये सोच कौन सी सोच है? ये सोच है मनुस्मृति की। ये सोच है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस की। उस आरएसएस की जिसके यहाँ आज भी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। पूरा मीडिया मोहन भागवत के प्रवचन छापता है। कभी ये पूछता है कोई कि आरएसएस की शाखाओं में महिलाओं के लिए क्यों जगह नहीं? जब महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, किसी भी पद पर काम कर सकती हैं, किसी भी संगठन में काम कर सकती हैं, और आरएसएस जब कहता है कि वो भारत का सबसे सपूत संगठन है, तो वहां महिलाओं के लिए क्यों जगह नहीं? सुपुत्रियों के लिए जगह नहीं। सुपुत्रियों के लिए जगह नहीं है। क्योंकि आरएसएस का जो विधान है, आरएसएस की जो सोच है, वो मनुस्मृति है। वो बहुत साफ है कि वहां सारे फैसले पुरुष को ही करने हैं। उस सोच से आप 21वीं सदी का भारत बना रहे हैं। गुजरात में लोगों के दिमाग में केवल हिंदू मुसलमान नहीं है, लोगों के दिमाग में जाति का विचार बहुत प्रधान है, जिसकी कोई चर्चा नहीं करता। गुजरात में मॉब लिंचिंग की घटनाएं उस तरह से सामने नहीं घट रही हैं, क्योंकि अगर वो घटती भी है तो रिपोर्ट नहीं होती है। लेकिन उसके तरीके बदल गए हैं, उसके पैटर्न बदल गए हैं। दरअसल उस सारे व्यापार से धीरे धीरे करके मुसलमान बाहर हो गए। जो उनका मूल काम था, मान लीजिए जहां पर डेयरी, गुजरात में डेयरी का काम आजीविका का बहुत बड़ा साधन है। उस पूरे व्यवसाय से ही
निकाल दिया गया मुसलमानों और अब यही पूरे भारत में फैलाने की कोशिश, यही धीरे धीरे करके उनको, क्योंकि कितने दिन वो खतरे में रहेगा, उसको हमेशा डर रहेगा। अब गुजरात में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार की खबरें आ रही हैं, क्योंकि दलित या आप कह लीजिए कि जो ओबीसी हैं, मतलब एक को किनारे लगाया जा चुका है, अब नए दुश्मन। अब उनमें उनके अत्याचारों की खबरें आप आए दिन देखिए। और जिग्नेश मेवानी का हमको जिक्र करना पड़ेगा कि कैसे वो लोहा ले रहे हैं सबसे, कैसे उस समुदाय के खिलाफ अत्याचारों को वो सामने लाने का काम कर रहे हैं। वो केवल दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो एक समाज की सामूहिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मीडिया क्या दिखाता है जिग्नेश मेवानी के बारे में? मीडिया उनको दलित नेता क्यों कहता है? आपने कभी देखा कि एक कोई नेता है जो तिवारी है, जो मिश्रा है, जो कोई भी अपर कास्ट का ठाकुर है, तो कभी आपने देखा कि उसको ठाकुर नेता कहा जाए? लेकिन जिग्नेश मेवानी को दलित नेता क्यों कहा जाता है, जबकि वो पूरे गुजरात के विषयों पर लड़ रहे हैं, उनके मतलब सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं? यानी आपको लगता है उनको कैटेगराइज करने के लिए, सीमित करने के लिए? क्योंकि जिग्नेश ऐसे नेता इस वक्त मैंने महसूस किया देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कि उनका बहुत जगह प्रभाव है। तो जिग्नेश का प्रभाव कैसे कम होगा? असम में जाकर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों हुई थी? तो जिग्नेश की छवि एक अखिल भारतीय, एक ऐसे नेता के रूप में बन रही है जो जमीनी मुद्दों के लिए लड़ता है। लेकिन मीडिया क्या लिखता है? गुजरात का मीडिया, आपका सो कॉल्ड कथित तौर पर जो राष्ट्रीय मीडिया जिसको आप कहते हैं, वो क्या लिखता है? वो दलित नेता लिखता है। लेकिन किसी सवर्ण नेता के लिए आपने देखा है कि कोई ठाकुर ने? राजनाथ सिंह के लिए आप कभी कह सकते हैं कि कोई ठाकुर नेता कह दे? किसी की हिम्मत है? आप या अमित शाह के लिए क्या लिखेंगे? किसके नेता हैं वो? मोदी किसके नेता हैं? ये सब तीनों लोग, राजनाथ जी तो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उसी गुजरात में क्या अमित शाह के लिए कोई लिख देगा कि किस जाति के नेता हैं? तो अमित शाह जाति के नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी जाति के नेता नहीं है, लेकिन जिग्नेश मेवानी दलितों के नेता कैसे? वो समाज के नेता क्यों नहीं है? मीडिया इस तरह से नेताओं के प्रभाव को रोकता है, एक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करता है कि कैसे अपोजिशन को जगह कम दो, कैसे समाज को, गुजरात के समाज को आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये तुम्हारा नेता नहीं है, तुम्हारे नेता तो हम हैं, ये दलितों, ये खाली एक वर्ग का, वर्ग विशेष का नेता है। तो बड़े स्तर पर जो है मीडिया चीज़ों को एक तरह से उल्टा सीधा करता है, उलट पुलट देता है और कवर करने की, एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इस मीडिया के पीछे कौन है ये भी सबको पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी जानकारी आपने देश भर के अलग अलग राज्यों से लाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया और अब ये लाखों लोगों के बीच जाएगा। जाहिर सी बात है इस यात्रा में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हो रही होंगी, अलग अलग जगह पर। एक जो रिस्क है आज के भारत में पत्रकारिता करना, वो भी ज़मीन पर उतर के, ये सबके बस की बात नहीं है। और चूँकि आपने वो जो पुस्तक लिखी है जो आप दर्शकों को स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो इस पुस्तक के बाद या फिर इसके लिखने से पहले ही आपके साथ जो हुआ कि पहले इस्तीफ़ा दीजिए फिर पुस्तक, एक ही काम करिए, या तो नौकरी कर लीजिए या फिर पुस्तक, तो आपने अपनी मर्ज़ी से पुस्तक को चुना। आप दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि यदि आप ये पुस्तक लेना चाहें तो अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है और स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप सर से डायरेक्ट बात करके भी मंगवा सकते हैं। और पिछले 12-13 सालों में, 14 सालों में, मतलब मोदी सत्ता आने से पहले किस तरह की कथित साजिशें हुई देश में, सत्ता परिवर्तन से लेकर किन किन चीज़ों को कंट्रोल किया गया, बड़ा बढ़िया समावेश आपने इस पुस्तक में रखा है। तो मेरी तरफ से दिली धन्यवाद के साथ इस वार्ता को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।